सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया के बारे में। साइनस ब्रेडिकार्डिया को पढ़ने से पहले अपन को जानना पड़ेगा कि पहले ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, देन उसके बाद में अपन पढ़ेंगे साइनस ब्रेडिकार्डिया के बारे में। तो ब्रेडिकार्डिया जो वर्ड है, ब्रेडिकार्डिया का जो वर्ड जो है ये, इसका मतलब होता है, देखिए ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का 60 से कम हो जाना। मतलब अगर हार्ट रेट जो है, ठीक है, पेशेंट की जो हार्ट रेट है, हार्ट जो है अगर 60 से कम बार बीट करेगा तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, पर अगर मैं बोलूं साइनस ब्रेडिकार्डिया, तो देखिए साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होगा। साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब जो इंपल्सेस जो है वो कहां से डिस्चार्ज हो रही है, वो डिस्चार्ज हो रही है अपने ऐसे नोड से। किससे? ऐसे नोड से। कहने का मतलब अगर ऐसे नोड जो है वो कितनी इंपल्स जनरेट करे, लेस देन 60 बीट पर मिनट, और हार्ट की जो हार्ट रेट जो है पेशेंट की वो कितनी रहेगी, लेस देन 60 बीट पर मिनट, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, इफ द ऐसे नोड डिस्चार्ज इंपल्स एट अ रेट ऑफ लेस देन 60 बीट पर मिनट। अगर अपना जो ऐसे नोड है वो कितने इंपल्स डिस्चार्ज करे, 60 से कम डिस्चार्ज करे, तो उस रिदम को अपन क्या बोलेंगे, साइनस ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो भाई साइनस ब्रेडिकार्डिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो इसकी एक और डेफिनेशन है, वो भी देखो आप। साइनस ब्रेडिकार्डिया जो है इसकी एक और डेफिनेशन क्या है कि साइनस ब्रेडिकार्डिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिदम। क्या है? रेगुलर एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिदम अकरिंग एट अ लेस देन 60 बीट पर मिनट। मतलब साइनस ब्रेडिकार्डिया की क्या विशेषता है, कैरेक्टराइज मतलब विशेषता, तो क्या विशेषता है कि एट्रियल और वेंट्रिकल, मतलब एट्रिया की, ये दोनों एट्रिया की रिदम और दोनों वेंट्रिकल की रिदम, ये दोनों क्या होगी, लेस देन कितनी होगी, 60 बीट पर मिनट। तो ये भी एक डेफिनेशन है। मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल की जो रिदम होगी, ठीक है, वो कितनी रेट पे रहेगी, लेस देन 60 बीट पर मिनट पे होगी, और दोनों कैसी होगी, रेगुलर। कहने का मतलब अगर एट्रिया रेगुलरली काम करे कितनी बार, 60 से कम बार, और वेंट्रिकल भी रेगुलरली काम करे कितनी बार, लेस देन 60 बार, तो उस दोनों की जो रिदम होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, साइनस ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या विशेषता है कि इसके अंदर एट्रिया की रिदम और वेंट्रिकल की रिदम रेगुलर रहती है, कितनी रहती है, लेस देन 60 बीट पर मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करें तो दिस रिदम ओरिजिनेट फ्रॉम द एसे नोड। भाई सीधी सी बात है, ये रिदम कहां से ओरिजिनेट होती है, अपने ऐसे नोड से। ठीक है, ऐसे नोड से ओरिजिनेट होती है, मतलब निकलती है फ्रॉम द ऐसे नोड एंड फॉलो द नॉर्मल कंडक्शन पाथवे। और क्या करती है, ऐसे नोड से निकलने के बाद में जो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है, ऐसे नोड से एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, बंडल ब्रांचेज एंड पुर्किंजे फाइबर्स, तो इस पूरे नॉर्मल कंडक्शन पाथवे को फॉलो करती है। उसके अलावा कैसे, जैसे थ्रू द एट्रिया, सबसे पहले ऐसे नोड से कहां जाएगी, एट्रिया में, एट्रिया से एवी जंक्शन से बंडल ब्रांच और वेंट्रिकल। देखिए नॉर्मल कंडक्शन में क्या होता है, ऐसे नोड से निकलने के बाद इंपल्स कहां जाती है, एट्रिया से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से बंडल ब्रांचेस, और बंडल ब्रांचेस से पुर्किंजे फाइबर्स और वेंट्रिकल। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ये रिदम है ये क्या करती है, ऐसे नोड से निकलती है और नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है उसको फॉलो करती है। फॉलो कैसे करती है, ऐसे नोड से एट्रिया से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से बंडल ब्रांचेस एंड पुर्किंजे फाइबर्स एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ऐसे करके नॉर्मल कंडक्शन को ये फॉलो करती है। अब बात करते हैं ईसीजी क्राइटेरियाज की। देखिए ईसीजी क्राइटेरियाज के बहुत इजी है, क्योंकि साइनस ब्रेडिकार्डिया जो है एक तरह से कोई डिजीज अपन बोल नहीं सकते, कहने मतलब डिजीज है भी और नहीं भी। देखिए दोनों कारण से होती है, फिजियोलॉजिकल कॉज की वजह से और पैथोलॉजिकल कॉज की वजह से होती है। अगर फिजियोलॉजिकल कॉज की वजह से है तो ये थोड़ी ज्यादा हार्मफुल नहीं है, पर पैथोलॉजिकल कॉज की वजह से है तो ये थोड़ी हार्मफुल है। अब देखिए कैसे, पहले बात करते हैं इसकी ईसीजी क्राइटेरियाज की। तो इसके ईसीजी क्राइटेरियाज बहुत सिंपल होंगे, क्योंकि इंपल्स कहां से जनरेट हो रही है, अपने ऐसे नोड से, और ऐसे नोड से अगर इंपल्स जनरेट होगी तो सीधी बात कितनी हो रही थी यहाँ पे, लेस देन 60 बीट पर मिनट। तो पहला क्राइटेरिया तो क्या हो जाएगा कि हार्ट रेट कितनी रहेगी, लेस देन 60 बीट पर मिनट। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया हो गया अपना, क्योंकि ऐसे नोड कितनी कर रहा है, 60 से कम बीट जनरेट करके दे रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं रिदम। अब क्योंकि ऐसे नोड के द्वारा इंपल्स जनरेट हो रही है तो रिदम कैसी रहेगी इसमें, रेगुलर। कैसे रहेगी, रेगुलर रहेगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरी बात करें, क्योंकि ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हो रही है तो पूरे एट्रिया में इक्वली जाएगी। ठीक है, दोनों एट्रिया इक्वली कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो पी वेव की जो शेप है वो कैसी रहेगी, नॉर्मल। कैसे रहेगी, नॉर्मल इन अपीयरेंस। मतलब दिखने में बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसे रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल रहेगी पी वेव की। नेक्स्ट बात करते हैं पी आर इंटरवल। अब क्योंकि पी वेव नॉर्मल है और वेंट्रिकल तक इंपल्स भी नॉर्मल तरीके से जारी, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल कंडक्शन पाथवे को फॉलो करती है, तो क्योंकि सारी बीट नॉर्मल बनेगी
तो जो आपका पीआर इंटरवल है वो भी कैसा होगा, बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आई बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसमें क्या होगा, नॉर्मल, क्यों, क्योंकि पूरे नॉर्मल कंडक्शन पाथवे को फॉलो करिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल कंडक्शन पाथवे को फॉलो करिए। अब नॉर्मल कंडक्शन पाथवे को फॉलो करेगी तो दोनों वेंट्रिकल्स इक्वली टाइम पे, सेम टाइम पे मतलब जो है कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल बनेगा। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी क्या रहेगा इसमें, नॉर्मल। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूटी इंटरवल। आपका क्यूटी इंटरवल जो है वो जो है आपका प्रोलॉन्ग हो सकता है। उसका रीजन क्या है, अगर बहुत ज्यादा स्लो हार्ट रेट हो जाती है, ठीक है, नॉर्मली नहीं होता है, पर अगर हार्ट रेट ज्यादा स्लो हो गई है तो हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे आपके पी वेव बनी है, क्यूआरएस बना है, उसके बाद में टी वेव, तो यहाँ पे आपका जो क्यूटी इंटरवल है ना वो हल्का सा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। देखिए ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होता, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, पर यहाँ पे अपन पूरा प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं लिखते, ये पूरा लिखना पड़ेगा कि मे अपीयर प्रॉब्लम, थोड़ा प्रॉब्लम अपन को दिख सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू स्लो हार्ट रेट, तो हार्ट रेट स्लो होने के कारण, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या हुआ अपने, हार्ट रेट जो है लेस देन 60 बीट पर मिनट, रेगुलर रिदम, ठीक है, नॉर्मली अपीयरेंस जो है आपकी पीएफ देखने को मिलेगी, पीआर इंटरवल जो नॉर्मल रहेगा 0.12 से 0.20, उसके अलावा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल रहेगा, और क्यूटी इंटरवल जो है वो आपको प्रोलॉन्ग देखने को मिल सकता है, क्यों, स्लो हार्ट रेट होने के कारण, ठीक है। तो ये आपके नॉर्मल ईसीजी क्राइटेरियाज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अपन को नॉर्मल लिखना जरूरी क्यों है। देखिए नॉर्मल लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि हार्ट रेट 60 से कम हो रही है, मेन क्राइटेरिया आपका यही है, हार्ट रेट 60 से कम हो रही है। पर ये क्राइटेरिया और भी, जैसे आप जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया पढ़ेंगे तो वहां पे आपको जो है चेंजेस जो है सब कुछ सेम मिलेगा। चेंज क्या देखने को मिलेगा आपको, पी वेव का, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसलिए अपन जो है नॉर्मल भी लिखना जरूरी है, क्योंकि अब जैसे मान के चलिए कोई आपके सामने दो ईसीजी आ जाए, एक साइनस ब्रेडिकार्डिया की और एक जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया की, ठीक है, तो दोनों में आइडेंटिफाई कैसे करो, इसमें भी 60 बीट पर मिनट है, इसमें भी 60 बीट पर मिनट है, तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, पी वेव से। क्यों करोगे पी वेव से, अब क्योंकि साइनस ब्रेडिकार्डिया तो पी वेव नॉर्मल बनेगी, जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया तो पी वेव एबनॉर्मल बनेगी, तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए अपन को नॉर्मल लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ तो आप दोनों में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। आपको अगर मैं बोल दूं कि सिर्फ एक ही क्राइटेरिया मेन है, हार्ट रेट 60 से ज्यादा, सिर्फ ये लिखना है, तो इस हार्ट रेट 60 से कम, तो 60 से कम तो और भी डिजीज में हो सकती है, ठीक है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन को सारे क्राइटेरियाज लिखने जरूरी है, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्राइटेरियाज है, इनका आपको ध्यान रखना है और याद करना है, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, पेपर में कभी कभार ये पूछ लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी इसका आता है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज की, क्या क्या कॉजेज हैं। तो सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल कॉज। फिजियोलॉजिकल कॉज मतलब बिना किसी अदर आउटसाइड फैक्टर्स के, मतलब कहने का मतलब नॉर्मली अगर बॉडी के फैक्टर्स की वजह से, बॉडी के अंदर चेंजेस होने की वजह से अगर आपकी हार्ट रेट 60 से कम जा रही है तो उनको फिजियोलॉजिकल बोलेंगे। तो फिजियोलॉजिकल कैसे, सबसे पहला है अपना एथलीट्स, ठीक है, एथलीट्स और इंक्रीज वेगल टोन, ये समझना आपको। देखिए क्या होता है आपके बॉडी के अंदर दो नर्व सिस्टम आपने पढ़ा है, ठीक है, नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, कौन सा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो सिंपैथेटिक जो होता है, सिंपैथेटिक जो होता है, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो सिंपैथेटिक क्या करता है, आपकी हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्रीथिंग को तेज करता है, ठीक है। वहीं जैसे ये कब होता है, जब आपको जैसे कोई सडनली आपके सामने कोई भूत आ जाए, या सडनली आपके सामने कोई शेर आ जाए, या कोई भी ऐसी चीज हो जाए जिसमें आपकी बॉडी को सर्कुलेशन ज्यादा चाहिए, आप सडनली रनिंग करने लग गए, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे फियर और फ्लाइट वाली कंडीशन में, फियर यानी डर वाली, और फ्लाइट यानी भागने वाली कंडीशन में, तो उन कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी को जो है सडनली एक्टिवेट होना पड़ता है, और एक्टिवेट होगी तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपका सिंपैथेटिक। कौन सा एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक। और ये सिंपैथेटिक क्या करेगा, आपकी बॉडी का हार्ट रेट बढ़ा देगा, ब्रीथिंग बढ़ा देगा, क्योंकि उस टाइम पे ब्रीथिंग ज्यादा चाहिए, हार्ट रेट ज्यादा चाहिए, क्यों, ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए, तो सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ जाएगा। अब सेम चीज है, मान के चलो अब आप रुक गए, सब कुछ ठीक हो गया, तो अब आपकी बॉडी वापस नॉर्मल होने लग जाएगी, तब कौन एक्टिवेट हो जाएगा, अपना पैरासिम्पैथेटिक। कौन चालू हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या करता है, अपनी हार्ट रेट को स्लो करने का काम करता है। क्या करता है, स्लो करने का काम। अब हार्ट रेट को स्लो कैसे करता है, देखिए यहां समझना है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वहां से जो सिग्नल है वो कौन लेके आती है, अपनी वेगस नर्व, वेगस नर्व। देखिए वही आपका ऐसे नोड है, इस ऐसे नोड के हाथ में हार्ट रेट को बढ़ाना कम करना, ठीक है। इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको जो इंपल्स जो सिग्नल जो लेके आती है वो कौन लेके आती है, अपनी वेगस नर्व। कौन सी, वेगस नर्व, VAGUS, वेगस नर्व। तो ये जो वेगस नर्व है, ये वेगस नर्व जो है पैरासिम्पैथेटिक जो है आपका मैसेज लेकर, एक तरह से समझो ब्रेन से जो है मैसेज लेके आ रही है किसके पास, ऐसे नोड के पास।
और अब ऐसे नोड के पास अगर मैसेज आएगा, जैसे मान के चलिए ये अपना ब्रेन है, यहाँ से मैसेज आया किसके पास, ऐसे नोड के पास, क्या कि भाई हार्ट रेट को क्या करना है, 60 से कम करना है, ठीक है। तो अपनी पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो कितनी हो जाएगी, 60 से कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैसेज लाने वाली कौन, अपनी वेगस नर्व। अब ये वेगस नर्व, ये जो वेगस नर्व है अपनी, ये वेगस नर्व क्या होती है, ये अपना मैसेज तो लेके आती है, पर इसकी जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी का मतलब इसका जो काम है, ये जो मैसेज लेके आने का काम है, मैसेज देने का काम है, ठीक है, क्योंकि ये नर्व है तो नर्व क्या करती है, जो सिग्नल्स है उनको पहुंचाने का काम करती है। तो ये इसकी जो एक्टिविटी है उसको अपन बोलेंगे वेगल टोन। क्या बोलेंगे, वेगल टोन। वेगस नर्व जो है वो क्या करती है, अपने ऐसे नोड के अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चलाने का काम करती है, पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स पहुंचाने का काम करती है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो सिलेक्टेड ऑर्गन्स हैं उनके अंदर, ठीक है। अब वेगस नर्व का काम क्या है अपने पैरासिम्पैथेटिक का, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाती है। तो अब वेगस नर्व जो है, वेगस नर्व का मतलब वेगस नर्व जो है वो क्या कर रही है, अगर अपना काम कर रही है, ठीक है, तो एक्टिविटी कर रही है, तो वेगस नर्व की एक्टिविटी को अपन क्या बोलेंगे, वेगल टोन। वेगस नर्व जो है वो अपना काम क्या करती है, मैसेज सिग्नल पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो वेगस नर्व की एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, वेगल टोन। और वेगल टोन मतलब क्या होगा, वेगस नर्व की एक्टिविटी, जितनी ज्यादा वेगस नर्व की एक्टिविटी होगी उतनी स्लो आपकी हार्ट रेट होगी, यही तो बात है भाई। जितने ज्यादा मैसेज अगर वेगस नर्व लेके आएगी तो उतनी कम आपकी हार्ट रेट ज्यादा कम होती जाएगी, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक जितनी ज्यादा होगी हार्ट रेट उतनी कम होती जाएगी। तो वेगल टोन क्या होती है, वेगस नर्व की एक्टिविटी, और वेगस नर्व एक्टिविटी ज्यादा करेगी तो हार्ट रेट है उतनी स्लो होती जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट की इंक्रीज वेगल टोन, अगर उसकी वेगल टोन बढ़ी हुई है, वेगल टोन अगर बढ़ी हुई रहेगी तो क्या होगा, आपकी हार्ट रेट जो है वो स्लो होती जाएगी। सेम चीज ड्यूरिंग स्लिप के टाइम, नींद के टाइम पे यही चीज होती है। नींद के टाइम पे क्या होता है, आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो आपकी वेगस नर्व ज्यादा से ज्यादा सिग्नल्स लेके आएगी, हार्ट रेट जो है वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एथलीट्स। एथलीट्स के अंदर भी आपकी हार्ट रेट जो है आपको स्लो देखने को मिलती है। ध्यान रखना, साइनस ब्रेडिकार्डिया का सबसे मेन कॉज जो है वो क्या होता है, एथलीट्स होता है। एथलीट्स क्यों होता है, उसका कारण है अपना क्या, इंक्रीज वेगल टोन, वेगल टोन के ज्यादा होने की वजह से। क्यों, क्योंकि जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में समझना, एक एथलीट होता है, एथलीट नॉर्मल डेली जो है रनिंग करता है, ठीक है। तो उसकी आपने देखा होगा, एथलीट जो होता है वो जब रनिंग करता है तो उसको ज्यादा थकान नहीं होती एज कंपेरिजन अगर अपन डेली रनिंग करें या अपन को एक्सरसाइज करें तो अपन को जल्दी टायर्ड फील होता है, उनको टायर्ड फील नहीं होता। क्यों नहीं होता, ठीक, अपन कभी कभार करते हैं, ठीक है, अपन को सडनली जैसे अपन करते हैं तो अपन को ज्यादा उस टाइम ब्लड सप्लाई चाहिए। उनको क्या होता है, डेली करते हैं, डेली करते हैं तो उनको क्या होती है, उसकी हैबिट पड़ जाती है। अब अगर हैबिट पड़ जाएगी, मान के चलिए नॉर्मल इजी एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल से समझना है भाई। एक कोई एथलीट है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है आपकी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, आप हो, एक कोई इंसान है, उसको अपन 3 चपाती खिलाते हैं, ठीक है, 3 रोटी खिलाते हैं, कहने का मतलब 3 रोटी खिलाने के बाद में वो उसका नॉर्मल काम करता है, आई बात समझ में। और वही इंसान, सेम इंसान जैसे ए है, ये ए को आप 6 खिलाओगे तब वो जाके क्या करेगा, रनिंग करेगा, आई बात समझ में। मतलब उसको रनिंग करते टाइम पे कितनी चाहिए, 6 चाहिए। सेम चीज में एथलीट के बारे में बात करूं, ठीक है, एथलीट क्या होता है, जैसे एथलीट डेली रनिंग करता है 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, तो उनको क्या हैबिट पड़ जाती है, तो उनको जब तो थकान नहीं होती, तो उनको जो कम मिलता है ना उससे ही वो सफिशिएंट हो जाते हैं। कहने मतलब उनको है ना, जब रनिंग करते हैं तब उनको कितनी चाहिए, 3, रनिंग करते हैं तब उनको कितनी चाहिए, 3। तो सोचो जब वो नॉर्मल रहेंगे तो नॉर्मल में तो उनके अगर 3 से भी कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने मतलब जब पेशेंट जो है, जो एथलीट होता है, जब वो डेली रनिंग करता है तो उसकी बॉडी को जो है हैबिट पड़ जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी को सप्लाई जो है धीरे धीरे मिलती है, ठीक है, तो वो क्या हैबिट बना लेता है। तो अगर बॉडी को कम भी मिलेगा ना तो वो बिल्कुल खुश है। कहने मतलब जब उसको रनिंग करता है तब उसको ज्यादा नहीं चाहिए, तो जब वो नॉर्मल बैठा होगा तो उसको तो बिल्कुल कम ही चाहिए, ठीक है, उसकी बॉडी तो फिर तो ज्यादा ब्लड लेगी नहीं, और ज्यादा ब्लड नहीं लेगी तो हार्ट रेट भी स्लो होती जाएगी। क्यों होता है इसका कारण है इंक्रीज वेगल टोन, क्योंकि इसके पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो ज्यादा एक्टिवेट हो
जाता है जिस कारण से, ठीक है। नॉर्मल जब वो रहता है उसका पैरासिम्पैथेटिक थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और ज्यादा एक्टिवेट होने के कारण क्या होगा, उसकी हार्ट रेट थोड़ी स्लो चली जाएगी। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया का जो मेन कॉज है वो क्या होता है, अपना एथलीट्स होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि साइनस ब्रेडिकार्डिया का कॉज बताओ, तो क्या होगा, एथलीट्स। और पूछेंगे क्यों होता है, तो क्या होता है, वेगल टोन के बढ़ने की वजह से। और वेगल टोन क्या होती है, वेगस नर्व की एक्टिविटी, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल कॉज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोलॉजिकल, कि पैथोलॉजी की वजह से, डिजीज की वजह से अगर आपके जो है साइनस ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो सबसे पहले इन्फेक्शन। अगर आपके एसए नोड के आसपास जो है या मायोकार्डियम के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो जिस वजह से क्या हो सकता है, आपकी एसए नोड की एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइनस ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट बात है सिक साइनस सिंड्रोम। सिक साइनस सिंड्रोम का मतलब आपके एसए नोड जो है वो क्या हो गया, सिक यानी बीमार। तो एसए नोड अगर बीमार हो गया तो एसए नोड की एक्टिविटी कम हो जाएगी। एसए नोड है वो हार्ट रेट बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। अगर एसए नोड बीमार हो गया तो एक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। एक्टिविटी कम हुई तो साइनस ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो गई। हाइपो यानी कमी, थायरॉइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, देखिए थायराइड हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर हार्ट रेट को बढ़ाने का काम। जितना ज्यादा थायराइड हार्मोन उतनी ज्यादा हार्ट रेट होगी, क्यों, क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। बॉडी जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है तो उसको ब्लड सप्लाई भी ज्यादा चाहिए, और ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए तो हार्ट रेट बढ़ेगी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके थायरॉइडिज्म कम हो रहा है, थायराइड कम हो रहा है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हुई, कम। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम तो सप्लाई भी कम, सप्लाई कम तो हार्ट रेट जो है वो पेशेंट की वो भी स्लो होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया यानी हाइपो यानी कमी, थर्मिया यानी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की कमी की वजह से अब जैसे जैसे बॉडी जो है वो कोल्ड की तरफ जाती है, जैसे जैसे इसको कोल्ड टेम्परेचर मिलता है, उसके जो हार्ट की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल धीरे हो जाती है, एसए नोड की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, तो पेशेंट के साइनस ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बढ़ने की वजह से। ब्रेन का जो प्रेशर है, क्रैनियल का जो प्रेशर अगर वो बढ़ जाए तो ब्रेन के बढ़ने की वजह से आपका क्या होता है, जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। और सिंपैथेटिक जो है वो क्या हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है। सिंपैथेटिक कम होगी तो हार्ट रेट क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, ठीक है। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया पेशेंट के देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब अगर पेशेंट की क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की कमी ज्यादा है बॉडी के अंदर, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो आप समझना भाई। जो जैसे आप बात करते हैं कैल्शियम की या बात करते हैं पोटेशियम की, तो ये क्या है, एसए नोड को जो है काम कराने का काम करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन भी, जैसे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम है, ठीक है। तो ये सब जो है आयंस जो है ये सिग्नल्स को एक्सचेंज कराने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अब इनकी कमी होगी या इनकी ज्यादा होगी तो जो एसए नोड जो है या ये वी नोड जो है, इनकी एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, और स्लो डाउन होने के कारण क्या होगा, पेशेंट की साइनस ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एमआई। एमआई यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया तो जैसे जो एसए नोड को जो ब्लड सप्लाई दे रही है आर्टरी, अगर उस आर्टरी के अंदर ब्लॉक हो गया तो जिस कारण से एसए नोड को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, एसए नोड को कम मिलेगी, एसए नोड एक्टिविटी कम करेगा तो क्या हो जाएगी, हार्ट रेट थोड़ी स्लो हो जाएगी यानी कम हो जाएगी, तो पेशेंट की क्या हो जाएगा, साइनस ब्रेडिकार्डिया। क्या हो जाएगा, साइनस ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकेशन। कौन कौन सी दवाइयों की वजह से भी जो है पेशेंट की हार्ट रेट कम हो सकती है। तो देखिए आपने पहले वाले डिजीज में सब में पढ़ा है कि हार्ट रेट बढ़ती है तो अपन कौन सी दवाई देते हैं, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिगॉक्सिन। पर यहाँ पे हार्ट रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कम हो रही है तो किस कारण से हो रही है, इनकी वजह से हो रही है भाई। पेशेंट के अपन जब पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ती है, देखिए जब पेशेंट की जो है हार्ट रेट अगर बढ़ती है तो अपन क्या देते हैं उसको, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। अब यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ती है तो अपन बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, हार्ट रेट को कम करने का काम करता है, और कम होती है तो उसको क्या बोलेंगे, साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया का कॉज क्या हो गया अपना, बीटा ब्लॉकर। मतलब अगर पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देंगे तो पेशेंट की क्या हो जाएगा, साइनस ब्रेडिकार्डिया। सेम चीज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर ड्रग अपन देंगे पेशेंट को तो क्या हो जाएगा, उसके साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो दोनों ड्रग अपन क्यों देते हैं, ताकि हार्ट रेट कम हो, और हार्ट रेट कम होगी तो क्या हो जाएगा, साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो ये दोनों ड्रग्स क्या होगी, इसके कॉज। अब ये काम कैसे करती है, देखो बीटा ब्लॉकर जो है आपकी बीटा रिसेप्टर्स पे काम करती है। बीटा रिसेप्टर्स, जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं, अपने एसए नोड पे। कहाँ पाए जाते हैं, एसए नोड पे। मतलब बीटा 1 जो है आपके कहाँ पे होंगे, एसए नोड पे होंगे। अभी एसए नोड पे होंगे, जैसे मान के चलिए दो रिसेप्टर प्रेजेंट है आपके, तो अब अगर आप पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देंगे तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहे हैं। तो जो इम्पल्स है, ठीक है, एसए नोड तक सिग्नल्स आएंगे नहीं, सिग्नल्स नहीं आएंगे तो एसए नोड काम थोड़ा कम करेगा तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, स्लो होने लग जाएगी। नहीं समझे, देखिए दोबारा देखना।
भाई आपकी जो ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड पे बीटा नाम के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका ऐसे नोड है, इस पे 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, इनका नाम है बीटा, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, आपके सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी, सिंपैथेटिक जो सिग्नल्स है वो किनके पास आते हैं, इनके पास, इनको मिलता है, और फिर हार्ट जो ऐसे नोड जो है ज्यादा इम्पल्स बना के देता है, ये काम है। अब अगर ये बीटा ब्लॉकर्स को, बीटा रिसेप्टर्स को मैं ब्लॉक कर दूं, इनको ब्लॉक कर दूं, तो ऊपर से कोई भी सिग्नल्स नहीं आएंगे सिंपैथेटिक के, तो ऐसे नोड को सिग्नल से ही मिलेंगे, ऐसे नोड को सिग्नल नहीं मिलेंगे तो हार्ट रेट क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसका, बीटा ब्लॉकर्स का। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की मैं बात करूं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या होता है, देखिए जो अपने ऐसे नोड है, इसको एक्टिविटी करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, ठीक है, इसको काम करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर कैल्शियम जो है इसके चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो कैल्शियम इस तक आएगा ही नहीं, तो इसकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी तो हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी इस तरीके से काम करते हैं। सेम ऐसे डिगॉक्सिन भी जो है आपकी जो है ऐसे नोड को काम करने में डिप्रेस कर देता है, ये सीधा सीधा क्या करता है, ऐसे नोड को डिप्रेस कर देता है, कम कर देता है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, और आपकी हार्ट रेट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। सेम चीज बात करें क्लोनिडीन, इसका नाम है क्लोनिडीन। क्लोनिडीन क्या करती है, आपके सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देती है, उसको स्लो कर देगी, ब्लॉक कर देगी, तो आपकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये सिग्नल्स अगर कम जाएंगे ऐसे नोड के पास, तो ऐसे नोड काम कम करेगा तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सेम चीज एंटी अरिथमिक ड्रग क्या होती है, ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है, अरिथमिया को सही करे, ठीक है। तो अरिथमिया को सही करने के लिए जो ड्रग देते हैं, तो अरिथमिया में क्या होता है, अपनी हार्ट रेट बढ़ जाती है, रिदम इरेगुलर हो जाती है, तो हार्ट रेट बढ़ रही है, तो उसको कम करने के लिए हमने कौन सी ड्रग दी है, एंटी अरिथमिक ड्रग। तो इनकी वजह से क्या होगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी और पेशेंट क्या हो जाएगा, साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो आपको मेडिसिन का ध्यान रखना, कौन कौन सी, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिगॉक्सिन, क्लोनिडीन एंड एंटी अरिथमिक ड्रग्स, ये किसके कॉजेज है, साइनस ब्रेडिकार्डिया के। अब बात करते हैं सिम्टम्स। देखिए इसमें ऐसे कोई सिम्टम प्रॉपर्ली आते नहीं है, पर अगर जैसे ज्यादा ही स्लो हार्ट रेट हो जाए तो इसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्या क्या होंगे, सबसे पहले समटाइम्स एसिम्प्टोमेटिक, मतलब जो है समटाइम्स कभी कभार इसमें जो है मेनली जो है इसमें सिम्टम्स नहीं दिखते, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक में सिम्टम्स का नहीं दिखना। नेक्स्ट बात करते हैं क्या दिखेंगे, डिजीनेस, चक्कर आएंगे, फैटिक, थकान होगी, सिनकोप, बेहोशी होगी, चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द भी हो सकता है, शॉर्टनेस होगी, सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। अब बात करें डायग्नोसिस, कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं आप ईसीजी में, तो फिजिकली एग्जामिन करके इसकी मेडिकल हिस्ट्री लेके ईसीजी से आप पता कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी से आप पता कर सकते हैं, ठीक है, टीएमटी से आप पता कर सकते हैं, हॉल्टर मॉनिटरिंग से आप पता कर सकते हैं, और ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं, ठीक है। इन सब टेस्ट से आप पता कर सकते हैं पेशेंट के क्या क्या है। देखिए पेशेंट की सबसे पहले आप फिजिकली एग्जामिन करोगे, उसके बाद से देखोगे उसकी मेडिकल हिस्ट्री लोगे, ईसीजी आप जानते हैं, ईसीजी आप उसकी करोगे तो आपको पता लग जाएगा ब्रेडिकार्डिया है नहीं है। फिर अगर जिस कारण से उस कारण का पता करने जैसे हार्ट से रिलेटेड कोई कारण, तो अपन क्या करेंगे, उसका इकोकार्डियोग्राफी, उससे पता लग जाए, जैसे कि एमआई है तो एमआई का पता करने के लिए अपन इको करेंगे, ठीक है। या उसकी अगर कोई और डिजीज है, हार्ट की कोई और डिजीज है, मायोकार्डाइटिस है, तो उसका पता करने के लिए अपन इको करेंगे। उसके अलावा टीएमटी करेंगे, अगर उसके ब्लड सप्लाई बॉडी ब्लड हार्ट में कम जा रही है तो अपन टीएमटी करेंगे, उसका पता लग जाएगा। उसके अलावा हॉल्टर मॉनिटरिंग करेंगे, अगर हार्ट रेट थोड़ी ज्यादा स्लो हो रही है, ठीक है, अपन को ईसीजी में पता नहीं लग पा रहा, तो अपन क्या करेंगे, हॉल्टर मॉनिटरिंग करेंगे या ब्लड टेस्ट करेंगे, जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म वगैरह है तो ठीक है, इलेक्ट्रोल इम्बैलेंस वगैरह है तो अपन ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं भाई पेशेंट के क्या है, हार्ट रेट थोड़ी कम हो रही है, नहीं हो रही है, किस कारण से। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट, क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट देंगे। तो ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे पहला है इफ एसिम्प्टोमेटिक देन नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब अगर सिम्टम नहीं दिख रही तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। दूसरा है ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, जिस कारण से है उसको सही करना है भाई, जिस कारण की वजह से डिजीज हो रही है उस कारण को अपन को ट्रीट करना है, सही करना है। अगली बात करते हैं एट्रोपिन, अगर हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा स्लो हो रही है, अगर हार्ट रेट आपको पता है कि यार स्लो हो रही है तो अपन क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन जो है ये क्या करेगी, अपनी हार्ट रेट को सीधा इंक्रीज करने का काम करेगी, हार्ट रेट अगर बढ़ जाएगी तो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, तो अपन क्या देंगे, एट्रोपिन। उसके अलावा टेम्पररी पेसमेकर, ठीक है, और उसके अलावा परमानेंट पेसमेकर। देखिए पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर क्या होता है, एक छोटा सा डिवाइस होता है, जैसे आपका हार्ट है, अब हार्ट अगर स्लो काम कर रहा है, ठीक है, आपने उसको दवाई भी दे दी पर वो काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इम्पल्स नहीं जा रही, तो अपन क्या देंगे, पेसमेकर देंगे। पेसमेकर क्या होता है, जो पेस बनाता है, पेस यानी इम्पल्स बनाता है, ऐसा डिवाइस जो क्या बनाए, इम्पल्स, ठीक है। तो एक आर्टिफिशियल एक मशीन होती है, छोटी सी मशीन होती है, जिसको पेशेंट के हार्ट के अंदर, सॉरी यहाँ पे चेस्ट के अंदर इम्प्लांट कर देते, अंदर लगा देते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं, जैसे मान के चलिए ये 2 वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया हार्ट को। अब ये क्या करेगा, इम्पल्स बना बना के देगा किसको, हार्ट को। तो हार्ट को इम्पल्स मिलेगी तो हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जितनी ज्यादा इम्पल्स जाएगी उतना जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो हार्ट रेट क्या होने लग जाएगी, नॉर्मल होने लगेगी, इंक्रीज होने लग जाएगी।
आई बात समझ में? मतलब अगर पेशेंट के अगर ये पेसमेकर लगा देते तो पेसमेकर क्या करेगा, हार्ट को इंपल्स देगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, हार्ट रेट बढ़ने लग जाएगी। तो जिन लोगों की हार्ट रेट बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है अपन क्या लगाते हैं, टेम्परेरी पेसमेकर या परमानेंट पेसमेकर। अगर टेम्परेरी से काम हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसके परमानेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, साइनस ब्रेडिकार्डिया। ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है, जो मेरी यूट्यूब वीडियोज है इनको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। आपके और भी फ्रेंड्स होंगे और भी बैचमेट्स वगैरह उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट भी करना है। एंड देन आपको मेन चीज है, अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी मैं लेट हो जाता हूँ थोड़ा सा रिप्लाई करने में, एक्चुअली क्या इसमें टाइम लगता है वीडियो एडिटिंग वगैरह सब में, और वीडियो अपलोड करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, जिस कारण की वजह से वीडियो थोड़ी डिले हो रही है। अब से रेगुलर आपकी वीडियोस अपलोड होगी। ठीक है, आपका सिलेबस जो है इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, जो फर्स्ट ईयर का जो आपका सिलेबस चल रहा है। ठीक है, और कुछ टॉपिक मैं सेकंड ईयर के भी कवर कर लूंगा। तो आपको ध्यान से सारे टॉपिक्स को देखना है, अपडेट्स को देखना है, और सब्सक्राइब जो आपको जरूर करना है चैनल को। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।